हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट बेस। माय नेम इज हेमंत तुमरे। स्वागत किया जाता है आपके अपने चैनल मैग्नेट बेस पे, जो प्रोवाइड करता है क्वालिटी एजुकेशन फुल कोर्स कंटेंट के साथ। जी हाँ, फुल कोर्स कंटेंट, कुछ भी ऐसा नहीं सर जो छोड़ा जाता है। 100% क्वालिटी एजुकेशन दी जाती है बढ़िया और शानदार तरीके से। मैंने कहा डन सर। आप सभी जानते हैं मैग्नेट बेस के दो चैनल है, एक इंग्लिश मीडियम और एक हिंदी मीडियम। दोनों पे 100% क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल। अब देखिए सर, अगर मैं इंग्लिश मीडियम की बात करूं तो केजी से लेकर 12 तक की एजुकेशन, वहीं हिंदी मीडियम की बात करूं तो क्लास 6 से लेकर 12 तक की एजुकेशन। और क्या चाहिए सर, और क्या चाहिए? अच्छा, कुछ लोगों को हिंदी मीडियम का थोड़ा डाउट रहता है, तो भैया प्लीज हिंदी मीडियम भी पढ़ाया जाता है। प्लीज 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 सब तक पहुंचा दीजिए ये बात, क्योंकि बच्चा बहुत डाउट में रहता है हिंदी मीडियम को लेकर, लेकिन नहीं, अवेलेबल है। और दोनों में बढ़िया सेम सेगमेंट, एनसीईआरटी सॉल्यूशन, एनसीईआरटी टॉपिक, एमआईक्यूज, एमसीक्यूज, वन शॉट, क्रैश कोर्स, डीपीपी, पीवाईक्यू, सब कुछ। और साथ ही साथ इंटेक्स और एग्जाम्पलर भी। ये देख रहा हो भाई, ये देख रहा हो? हाँ भाई, कुछ नहीं छोड़ूंगा भाई। मैंने कहा ना, मेरी सबसे फेवरेट बुक पहले ही है। दो रीजन है ये फेवरेट होने के। एक तो केमिस्ट्री, क्योंकि केमिस्ट्री है तो एनसीईआरटी तो भैया पहले पूजनीय है। उसके बाद मैं कहता हूं पहले इसको निपटा डालो, फिर उसके बाद तुम्हें जो करना है वो करो, कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही साथ ई नोट्स, ई बुक्स ये भी अवेलेबल है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मैंने कहा डन, मैंने कहा डन डना डन डन। ठीक है, अगर अपन बोले तो चैप्टर 5 सरफेस केमिस्ट्री, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस बिल्कुल, जिस पे अपन बात करेंगे टाइप 6। लास्ट है भैया, लास्ट। अपन ने सब निपटा दिए भैया। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, अब आखिरी 6। अब तक तो आप समझ गए होंगे कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में हर चैप्टर के 6 टॉपिक्स देके रखे, 6 टाइप्स देके रखे, और अपन आज 6 टाइप पे आ गए। मतलब लास्ट वाला जिसको अपन कहते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। मैंने कहा ठीक है, बिंदास, बढ़िया, लाजवाब, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चले आगे, मजा आएगा। अगर नहीं आए तो बात वाली बात। चलो दिखाओ पहला क्वेश्चन, जल्दी आ जाओ, कॉपी पेन लेके जल्दी आ जाओ, ये लो। व्हाट इज द रोल ऑफ एड्सॉर्प्शन इन हेट्रोजेनस कैटालाइसिस? ठीक है सर, सबसे पहले इस व्यक्ति को फोड़ो। इस व्यक्ति को फोड़ना बहुत जरूरी है। क्यों सर, क्यों उससे पंगा ले रहे हो? मैंने कहा पंगे वाली कौन सी बात है, गलत थोड़ी बोला मैंने। हेट्रोजेनस कैटलिस्ट ये क्या होता है सर? ऐसा मान लो, जब कैटलिस्ट और रिएक्टेंट इनका फेज डिफरेंट हो। क्या डिफरेंट हो? फेज। तो उसको अपन कहते हैं हेट्रोलिटिक कैटलिस्ट, हेट्रोजेनस कैटलिस्ट। ठीक है, अगर दोनों का फेस सेम होता तो होमोजेनियस कैटलिस्ट। और इसमें पता है सबसे बेस्ट क्या रहता है? इसमें एग्जांपल भी ऐसे ही सेट होता है। देखो, कैटलिस्ट आपका लगभग सॉलिड होता है, और आपका ये जो रिएक्टेंट होता है ये थोड़े से गैसियस फेस के होते हैं। कैसे होते हैं? गैसियस फेस के होते हैं। मैंने कहा ठीक है। कैसे होते हैं भैया? गैसियस फेस का होता है। मैंने कहा ठीक है, ये आपका सॉलिड हो गया और वो आपका क्या हो गया? गैसियस हो गया। मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मैंने कहा ठीक है, बढ़िया चल रहा है। अभी नहीं, अभी नहीं, थोड़ा वेट। ठीक है, वेट करेंगे तो अपन इस क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, डन। मैंने कहा ओके। और कुछ सर? और कुछ सर? और कुछ? ठीक सर, बताऊं आपको एड्सॉर्प्शन थ्योरी का? मजा आएगा सर। पहले ये समझ में आया कि व्हाट इज द रोल ऑफ एड्सॉर्प्शन, मतलब जब ये हेट्रोजेनस कैटलिस्ट की बात हो रही है, इसमें एड्सॉर्प्शन का क्या रोल है? तो मैंने कहा देखिए सर, लेट सपोज ए और बी ये आपके रिएक्टेंट है, और अब मैंने यहां पर डाला है कैटलिस्ट, सॉलिड कैटलिस्ट है, आयरन मान लो, जो मानना है वो मान लो, ये कैटलिस्ट है, और ये आपकी रिएक्शन मान लो होगी, यहां प्रोडक्ट बन गया सी, और फिर आपका कैटलिस्ट भी मिल जाएगा। कैटलिस्ट के साथ कोई गलत बात नहीं होती, बहुत शरीफ बंदा है कैटलिस्ट। ठीक है,
अब मैं समझाता हूं एड्सॉर्प्शन का मजा, अरे बहुत बढ़िया आएगा। यहां एक चीज ये लोग गैसियस में है, ठीक है, और ये कैटलिस्ट है, ठीक है। अब देखो सर, चलो ये देखो, ये हमारा कैटलिस्ट, कैटलिस्ट के सरफेस पे एक्टिव वैलेंसीज होती है ना, वैलेंसीज होती है ये मान लो, और ये रिएक्टेंट है हमारे ए और बी। मैंने कहा ठीक है। सबसे पहले यहां पर होता है एड्सॉर्प्शन, ये लोग आते हैं फ्री वैलेंसीज को ऑक्यूपाई करने। कौन सी? इन फ्री वैलेंसीज को ऑक्यूपाई करने। अपन पूरा नहीं दिखाएंगे, अपन सिर्फ ऊपर दिखाएंगे। ये इन फ्री वैलेंसीज को क्या करने आते हैं? ऑक्यूपाई करने। वो कैटलिस्ट उतना ही बड़ा है, मेरा शेप चेंज हो जाता है, वो अपन का साइज छोटा बड़ा हो जाता है, उससे नहीं घबराना है। ये देखो, ये लोग आ गए, दिख रहा है? अच्छा कलर लेंगे, ठीक है। अब ये एक इंटरमीडिएट बना लेते हैं। अब देखो क्या होता है, पहले ये दूर दूर भग रहे होंगे, ये पास आ ही नहीं रहे होंगे रिएक्ट करने, लेकिन कैटलिस्ट ने उन सबको खाने पे बुला लिया। खाने पे बुला लिया तो भैया अगल बगल में बैठ के खाना खा रहे हैं तो क्या बात नहीं होगी? होगी ना। और यहीं पर इनका केमिकल चेंज होगा, यहीं पर ये लोग केमिकल चेंज, पहले इंटरमीडिएट बनाया और उससे ये लोग तैयार करेंगे केमिकल चेंज। यहीं इनका केमिकल चेंज होगा। देखो ये देखिए, ये केमिकल चेंज, ये देखिए सबके सब काय में तैयार हो गए प्रोडक्ट्स। ये देखिए प्रोडक्ट तैयार है। अब कैटलिस्ट बोलता है भैया मैंने आपका काम करवा दिया, अब निकलिए, खड़े होइए और निकलिए। भाई बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड चलता है भैया, वो तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड चलता है, कहता है इतना नहीं देख पाऊंगा मैं। तो ये देखिए सारे बॉन्ड्स यहां से ब्रेक, दिख रहे हैं? देखिए बॉन्ड्स ब्रेक होते हुए, दिखे क्या नहीं दिखे? देखो एक और बार, अब तो दिख रहे होंगे बॉन्ड्स ब्रेक। ये देखिए टूट गए, टूट गए। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? डिसॉर्प्शन। तो यहीं पर हो गया है डिसॉर्प्शन। मैंने ये दिखाया नहीं, वैसे मेरे को दूसरे में दिखाना था, लेकिन मैंने यहीं पर दिखा दिया, प्रोडक्ट फॉर्मेशन एंड डिसॉर्प्शन। उसके बाद डिफ्यूज हो गए भैया पूरे। ये कैटलिस्ट अपने जगह पे बैठा है किसी और का इंतजार करने पे, और ये यहां से प्रोडक्ट डिफ्यूज हो गया। यही रिएक्शन थी अपनी। देखो इसी को कहते हैं एड्सॉर्प्शन थ्योरी, इसी को कहते हैं अपन एड्सॉर्प्शन थ्योरी। क्या कहते हैं इसको? एड्सॉर्प्शन थ्योरी। क्या कहते हैं इसको? एड्सॉर्प्शन थ्योरी। देख लो क्या कहा जाता है इसको? एड्सॉर्प्शन थ्योरी। जल्दी देखिए सर, एड्सॉर्प्शन थ्योरी है ये अपनी। ठीक है भैया, मैंने कहा डन, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, फटाफट देखेंगे एड्सॉर्प्शन थ्योरी। कोई प्रॉब्लम, कोई दुख, कोई दर्द? जल्दी बताइए, कोई भी दुख दर्द हो तो। चलिए क्लियर है? ठीक है, देखिए एक बार आगे, आगे क्या दिया हुआ है वो देख लेते हैं। आ जाओ। Heterogeneous catalysis is a catalysis in which the catalyst is in different physical phase from the reactant. In heterogeneous catalysis, generally the reactant are gaseous whereas the catalyst is solid. Catalyst क्या होता है? Solid होता है। Catalyst क्या होता है? Solid होता है। मैंने कहा ठीक है सर। Catalyst क्या होता है? Solid होता है। मैंने कहा ठीक है। Catalyst क्या होता है? Solid होता है। ठीक है, मैंने कहा अच्छी बात है। Adsorption of reactant molecules
ऑन द कैटलिस्ट सरफेस, देखा, एड्सॉर्प्शन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ऑन द कैटलिस्ट सरफेस। कैटलिस्ट सरफेस पे पहले रिएक्टेंट आए और उस पे क्या हो गए, एड्सॉर्ब हो गए, ठीक है। द अकरेंस ऑफ अ केमिकल रिएक्शन थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट, पहले एक इंटरमीडिएट तैयार होगा भाई, उनने सबको बिठा दिया डाइनिंग टेबल पे मिला के, तो वो एक इंटरमीडिएट हो गया। अब वहां से प्रोडक्ट की तरफ हम जाएंगे, कहां जाएंगे अब हम, प्रोडक्ट की तरफ अब हम जाएंगे। चलो पहले इतना करो, इतना नोट डाउन करो भाई, मजेदार था, लाजवाब था, कोई दिक्कत की बात नहीं थी यहां पे। जल्दी 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 फटाफट, फिर आगे बढ़ना है। चलो अब क्या हुआ, डिसॉर्प्शन ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम द कैटलिस्ट सरफेस, फिर डिसॉर्प्शन हो जाता है, ये भी बताया। डिफ्यूजन ऑफ प्रोडक्ट्स अवे फ्रॉम द कैटलिस्ट सरफेस, क्या हो जाता है, डिफ्यूजन हो जाता है। डिफ्यूजन ऑफ प्रोडक्ट अवे फ्रॉम द कैटलिस्ट सरफेस, ठीक है। The reactant molecule get adsorbed on the surface of the solid catalyst by physical adsorption, chemical adsorption. Therefore, the rate of the reaction increases by the increase in the concentration of reactant molecule or by the fragmentation of reactant molecule on the surface of the solid catalyst, producing active species capable of the reacting faster. भाई वो ले आया सबको, बराबर आप उसको पढ़ेंगे एकदम, आया उसने एड्सॉर्प्शन कराया, फास्ट कराया, इसीलिए रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि वहां पर कंसंट्रेशन बढ़ गया। ऐसे वो लोग मिलते नहीं, घूम रहे थे इधर उधर, ले आया ना उन सबको। एंड द फ्रेगमेंटेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड कैटलिस्ट प्रोड्यूसिंग एक्टिव स्पीशीज कैपेबल ऑफ रिएक्टिंग फास्टर। भाई बढ़िया तरीके से उसने एक ऐसा पूरा बिछाद, वो कहते हैं ना विसाद, बिछाई, जिसपे सबको इकट्ठा किया, प्रोडक्ट में कन्वर्ट कराया, और अब बोलेगा टाटा बाय बाय सी यू। कैसा, टाटा बाय बाय सी यू। हमने कहा ठीक है, हमने कहा कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्यों डरने का, बढ़िया जा रहे हैं अपन, एक नंबर, बिल्कुल बिंदास, ठीक है। चलो चलो चलो, बिल्कुल तेजी में, कोई भी दिक्कत की बात हो तो बताइए, ठीक। और इसी थ्योरी को एड्सॉर्प्शन थ्योरी कहा जाता है। मैंने जो डायग्राम से समझाया ना बेटा, जो वहां से समझ में आता है वो कहीं से नहीं। द प्रोडक्ट मॉलिक्यूल अंडरगो डिसॉर्प्शन एंड द कैटलिस्ट सरफेस नाउ फ्री फॉर मोर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल टू गेट एड्सॉर्ब। द थ्योरी इज कॉल्ड एड्सॉर्प्शन थ्योरी। इसी थ्योरी को एड्सॉर्प्शन थ्योरी कहते हैं। ये देखो, इसी थ्योरी को अपन एड्सॉर्प्शन थ्योरी कहते हैं। कोई दिक्कत की बात नहीं है, एक बार देख लो, सुंदर तरीके से देख लो तो मजा आ जाएगा। चलो जल्दी 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 जल्दी, क्या एड्सॉर्प्शन थ्योरी, चल डन, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लियर है, डन। अच्छा, व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ एड्सॉर्प्शन इन केमिकल एनालिसिस। केमिकल एनालिसिस, मैं एनालिसिस बोलता हूं, फिर वो एनालिसिस में कोई याद आता है, नहीं यार वो एनालिसिस है, ठीक है। चलो सर, बहुत सारे एप्लीकेशंस है, मैं एक एक करके आपको बताता हूं। मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले आपको याद रखने, उससे ज्यादा अपन को याद नहीं रखने। सबसे ज्यादा गैस मास्क। सर गैस मास्क को आप ऐसे मान लो कि जैसे जो माइनिंग होती है, आपने देखा होगा कोल माइंस में जो जाते हैं वर्कर्स काम करने, उनको दिया जाता है एक मास्क। आप देखते होंगे बढ़िया से मास्क लगा के रखते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत की बात नहीं होती ऐसे मास्क के। उसका काम क्या होता है मेनली, सर उसमें एक्टिवेटेड चारकोल होता है, और भी कुछ ऐसे एड्सॉर्बेंट्स को यूज करा जाता है। मैक्सिमम केसेस में एक्टिवेटेड चारकोल होता है। वो इसलिए जब वो अंदर जाते हैं तो कई सारी ऐसी गैसेस होती है सर जो पॉइजनस होती है, तो वो उन पॉइजनस गैसेस को एड्सॉर्ब कर ले। नहीं तो ऐसा पता चले नाक के अंदर गए माइनिंग के साथ, ये नहीं होना चाहिए। तो वो पॉइजनस गैसेस को क्या कर सकती है, एड्सॉर्ब कर सकती है। और भी अच्छे एड्सॉर्बेंट को डाला जाता है कि उन गैसेस को एड्सॉर्ब कर ले कि हमारे अंदर सिर्फ ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा जाए और कुछ ऐसी चीजें ना जाए जो हमारे लिए कैसी हो, पॉइजनस हो। उनको अपन कहते हैं पॉइजनस गैसेस, जो कि ये रोकता है कौन, गैस मास्क। देखिए
इट इज अ डिवाइस विच कंसिस्ट ऑफ एक्टिवेटेड चारकोल और सम मिक्सचर ऑफ एड्सॉर्बेंट। देखा, कुछ और भी अच्छे एड्सॉर्बेंट्स यूज करते हैं। इट इज वॉर्न इन रीजन लाइक कोल माइंस वेयर इट एब्सॉर्ब द पॉइजनस गैसेस लाइक CO2। कौन सी पॉइजनस गैसेस? CO2, CH4 एसेट्रा। और भी होती है, कभी कभी कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह भी हैं, उनको भी अपन रोकने का काम करते हैं। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आता है सेकेंड, ओ कंट्रोल ऑफ ह्यूमिडिटी। ये भी थोड़ा आपको पता होना चाहिए। ये इसको समझाता हूं मैंने आपको बताया भी है। जैसे ये बॉटल दिख रही है आपको, है ना, ऐसे आप कोई भी बॉटल लेने जाओ, कोई भी, तो आप देखना जब आपको वो बॉटल देता है तो आप ऐसे देखते हो, अभी तो पानी की आवाज आ रही है, उस टाइम पे कुछ ऐसे ऐसे ऊपर नीचे देखा, बॉटल देख के खांसी आ गई। तो अब अपन इसको लाएं तो थोड़ा सा अपन यूज कर लेते हैं। अभी तो पानी है, उसमें एक छोटी सी वो आती है, पुड़िया निकलती है, अपन खोल के देखते हैं, सर ये काहे की पुड़िया है भाई, खाना पीना नहीं उसको, है ना, फेंक देना उसको, ठीक है, नहीं तो आप लोग चालू हो जाओ। तो वो पुड़िया इसमें निकलती है। कभी आप जाओगे शूज लेने, तो शूज में भी आप देखते हो एक मिलती है आपको, उसमें शूज में सबसे ज्यादा कॉमन होती है वो एक छोटी सी इतनी बड़ी पुड़िया रहती है। तो वो पुड़िया नहीं होती भाई, ये आपसे पुड़िया बोलना छोड़ दो, उसको कहते हैं सिलिकॉन होता है इसमें, ठीक है। क्या होता है? सिलिकॉन होता है, सिलिका, ठीक है, सिलिका होता है वो, सिलिका जेल, या फिर उसको अपन, अच्छा मैंने सिलिकॉन बोल दिया, सॉरी, सिलिका जेल, या फिर उसको अपन एल्यूमिनियम, सिलिका एंड एल्यूमिनियम जेल होता है उसके अंदर, वो अपन को देखने को मिलता है। उसका काम क्या होता है पता है? जैसे आज किसी कंपनी ने कोई शूज को मैन्युफैक्चर किया, मैन्युफैक्चर करने की डेट तो लिखी रहती है उसमें, है ना, लेकिन ये नहीं लिखी रहेगी कि किस दिन वो बिकेगा। सर वो कोई नहीं बता सकता कि वो शूज किस दिन बिकेगा, क्योंकि वो कौन सी शॉप पे जा रहा है ये आप बता ही नहीं सकते कि वो ऐसी शॉप पे जा रहा है जहां पर ज्यादा बिगड़ी है, या वो ऐसी शॉप पे जा रहा है जहां से कम जाता है। इस तरीके की चीजें कहीं पर हो रही हैं, तो वो डिपेंड करता है। तो अब क्या होता है कि सर अपन जानते हैं कि सीजन चेंज होते हैं अपने, तो बरसात भी आएगी, रेनी सीजन भी आएगा, उस टाइम पे क्या होता है, शूज में कहीं से पानी ना लग जाए, उस पानी को, उस मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने के लिए हमने यहां पर रखा है किसको? सिलिका जेल को। क्योंकि सर एक बात हमेशा याद रखना, आपके घर में भी ये होगा कि आप लोग कोशिश ये करते हैं कोई भी चीज रखें तो वहां पर पानी नहीं आए, पूरा सुखा के रखते हैं आप उसको। पानी बहुत बेकार चीज है, वैसे तो अच्छी चीज है यार, मेरी खांसी रोक दी उसने अभी, आप सबकी खांसी भी रोक देता है भाई, प्यास बुझाता है वो, और क्या चाहिए, लेकिन वो चीजों के लिए खराब चीज है। अगर कहीं पर पानी लग जाए तो फिर खेल खत्म भाई का, है ना, इसलिए सुखा के रखा जाता है धूप में। तो ये बेसिकली सिलिका जेल, एल्यूमिनियम जेल का काम होता है कि वहां पर मॉइस्चर आता है तो बेसिकली उसको क्या कर ले, एब्जॉर्ब, और चीजों को थोड़ा सा अच्छा रखे। सिलिका एंड एल्यूमिनियम जेल आर यूज्ड एज एड्सॉर्बेंट फॉर रिमूविंग मॉइस्चर इन कंट्रोल, मॉइस्चर एंड इन कंट्रोलिंग द ह्यूमिडिटी। तो ये दो एग्जांपल तो बहुत तगड़े हैं, वैसे मैं दूंगा आपको 5-6 एग्जांपल्स दूंगा, पहले इन दो को कर लीजिए, गैस मास्क और कंट्रोल ऑफ ह्यूमिडिटी। गैस मास्क एंड कंट्रोल ऑफ ह्यूमिडिटी, जल्दी, गैस मास्क एंड कंट्रोल ऑफ ह्यूमिडिटी। चलो फटाफट हो गया, डन। चलो आगे देखिए, रिमूवल ऑफ कलरिंग मैटर फ्रॉम सॉल्यूशन। भाई ये पता है शुगर इंडस्ट्रीज में होता है, ये कहां पर होता है? शुगर इंडस्ट्रीज में। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, अगर मैं आपसे बात करूं, कौन सा चैप्टर चल रहा है? सरफेस केमिस्ट्री। इसका अगर आपको एमसीक्यू वाला पार्ट याद हो, टाइप 1, तो मेरे को जहां तक आ रहा है टाइप 1 में या तो क्वेश्चन नंबर 13 या तो क्वेश्चन नंबर 25, इन दोनों को आप एक बार चेक करना। सर 2 पार्ट में गए थे, पहले पार्ट में 13 तक एंड था, दूसरे पार्ट में शायद 25 तक था। तो उसमें लास्ट में इधर एक डायग्राम बना हुआ है, पूरा इसी का बना है। क्या होता है शुगर इंडस्ट्रीज में, क्या होता है सर, जो आपके पास शुगर वहां पर तैयार होती है ना, वो जनरली येलो इन कलर होती है, उसका जो सॉल्यूशन तैयार करते हैं वो येलो इन कलर का होता है। हाँ बिल्कुल, येलो और थोड़ा सा डर्टी टाइप का कलर तैयार होता है वहां पे, ऐसा रहता है। तो अब भैया बात ही होती है कि वो कलर थोड़ा सा सही नहीं, तो उसको उनको कलरलेस करना होता है, एकदम कलरलेस सॉल्यूशन करना होता है, डीकलराइज करना होता है। तो वो एक पूरा फनल का अरेंजमेंट बनाते हैं, और बीच में फनल का अरेंजमेंट बना के बीच में इस तरीके का कॉलम होता है, उसमें ये लोग क्या करते हैं, एनिमल चारकोल रखते हैं।
क्या रखते हैं इसमें, एनिमल चारकोल ऐसे, ये क्या रखते हैं, एनिमल चारकोल। अभी आप चारकोल को जान ही रहे हो, ये आदमी बेकार है, एड्सॉर्ब करने की प्रॉपर्टी इसके अंदर सबसे ज्यादा है, तो ये क्या कर लेता है, वो जो कलरिंग मटेरियल होता है उसको क्या कर लेता है, एड्सॉर्ब कर लेता है, और जैसे ही उसको एड्सॉर्ब कर लेगा तो वो हो जाता है डीकलराइज। क्या हो जाता है सर जी, डीकलराइज, और डीकलराइज हो गया तो नीचे आपको क्लियर सॉल्यूशन फिर मिल जाता है। क्या मिल जाता है, क्लियर सॉल्यूशन। तो ये देखिए, रिमूवल ऑफ कलरिंग मैटर फ्रॉम सॉल्यूशंस। फिर हेट्रोजेनस कैटलिस्ट, अभी अपन ने पूरा भाई इस पे तो क्वेश्चन किया यार, मत करना यार। हेट्रोजेनस कैटलिस्ट पे सॉलिड सरफेस था, उस पे एड्सॉर्प्शन हुआ था कि नहीं, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को बिठाया, खाना खिलाया, उसके बाद सबको मार मार के डिसॉर्प्शन करा दिया, तो ये तो मैं बोलूंगा ही नहीं। एड्सॉर्प्शन ऑफ रिएक्टेंट एंड द सॉलिड सरफेस, नहीं, ऑन द सॉलिड सरफेस ऑफ कैटलिस्ट इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन। तो भैया रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाने का काम करता है हेट्रोजेनस कैटलिस्ट, और यहीं पर हमारा एड्सॉर्प्शन देखने को मिलता है, यहीं पे हमारा एड्सॉर्प्शन देखने को मिलता है। चल, एड्सॉर्प्शन देखने को मिलता है, जल्दी नोट डाउन करेंगे सर, बिंदास तरीके से, कोई दिक्कत की बात नहीं है, हो जाए तो बताएंगे सर। अभी एक दो और है, एक दो एग्जांपल्स और है, एक दो एग्जांपल्स और होंगे। चलिए, एक दो एग्जांपल्स और होंगे, डन, एक दो एग्जांपल्स और होंगे, डन। चलिए, सेपरेशन ऑफ इनर्ट गैसेस, सेपरेशन ऑफ इनर्ट गैसेस, मैंने कहा ठीक है, ठीक है, अब समझिए। एक होता है कोकोनट चारकोल, हाँ, कोकोनट चारकोल, ये पता है क्या करता है, इनर्ट गैसेस को एब्जॉर्ब कर सकता है, लेकिन अलग अलग टेम्परेचर पे। हाँ, मान लो आपके पास इनर्ट गैसेस है, इनर्ट गैसेस में आप हीलियम, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, मैं भी सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं, मैं दे रहा हूं जैसे मान लो ए है, आपके पास पूरा कॉम्बिनेशन था, सारी गैसेस मिक्स थी, मेरे पास ए एक गैस है जो एब्जॉर्ब होगी 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे, फिर बी गैस है जो एब्जॉर्ब होगी 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे, फिर मेरे पास सी गैस है जो एब्जॉर्ब होगी 75 डिग्री सेंटीग्रेड पे। बात समझ पा रहे हो? तो ये तीनों पहले मिक्स थी, क्या थी, मिक्स थी। अब इनको सेपरेट करना है, तो ये वाला मैंने चारकोल लिया, टेम्परेचर सेट किया 25, तो भैया वो एब्जॉर्ब हो जाएगी चारकोल पे, बस खत्म, उसको अलग कर लो। फिर उसके बाद मैं टेम्परेचर ले गया 50, तब एब्जॉर्ब होगी कौन सी, बी वाली गैस। तो इस तरीके से हम इसको एब्जॉर्ब कर सकते हैं, और अलग अलग एक्सटेंट तक, कोई दिक्कत की बात नहीं होती। अ मिक्सचर ऑफ नोबल गैसेस कैन बी सेपरेटेड बाय एब्जॉर्प्शन ऑन कोकोनट चारकोल एट डिफरेंट टेम्परेचर। ये बात याद रखनी है, कहां पर बेटा, डिफरेंट टेम्परेचर पे, कहां पर, डिफरेंट टेम्परेचर पे। दिस इज बिकॉज दीज गैसेज आर एब्जॉर्ब टू डिफरेंट एक्सटेंट बाय द चारकोल, डिफरेंट एक्सटेंट बाय द चारकोल। तो ये तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको बोलूंगा कि जो पहले वाले चार थे ना, उन्हीं को याद रखिएगा। 4 यूजेस आपके लिए काफी है, उससे ज्यादा आपको जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने आपको एक दो एक्स्ट्रा दे दिया। अगर ये वाला अच्छे से याद हो जाए, ये वाला याद रह जाए उस समय, तो ले जाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बेसिकली कभी आता है तो 2 यूजेस पूछे जाते हैं, मैं तो आपको 4 बोल रहा था। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट होता है डीआयोनाइजेशन ऑफ वाटर। सर वर्ड से क्या समझ पा रहे हो, वाटर में से आयंस को हटा दीजिए, उसी को कहते हैं डीआयोनाइजेशन। वाटर में से आयंस को हटा दीजिए, उसी को अपन कहते हैं डीआयोनाइजेशन। क्योंकि आप जानते हैं पानी के अंदर बहुत सारी चीजें होती है, पानी के अंदर बहुत सारी चीजें होती है, जैसे मान लो Na+, Cl-, K+, तो ये सब होते हैं आपके आयंस, ये होते हैं आपके मिनरल्स।
इनको हटाना है मेरे को, तो इनको हटाने के लिए मेरे को लाना पड़ेगा बेटा एक्सचेंज रेजिन्स, या तो कैटायनिक एक्सचेंज रेजिन, कैटायनिक एक्सचेंज रेजिन, या तो फिर एनायनिक एक्सचेंज रेजिन, या तो ये लेना पड़ेगा। इन दोनों का काम होता है कि जो भी यहां पर आयंस होते हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेगा, उनको लेके निकल लेगा, तो यही चीज हो जाती है। बात समझ रहे हैं? और फिर वाटर को क्या कर लिया जाएगा, पूरा का पूरा डीआयनाइज्ड कर लिया जाएगा। देखो कैटायनिक भी है एनायनिक भी है, तो चाहे यहां पॉजिटिव और नेगेटिव हो, दोनों में से किसी को भी उड़ा लिया जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखो वाटर इज डीआयनाइज्ड विद द हेल्प ऑफ different anionic or cationic exchange resins. These resins absorb different ions present in the water and thus make it free from ions. तो ये लोग बहुत अच्छा एड्सॉर्प्शन का काम करते हैं। ये लोग क्या करते हैं, एड्सॉर्ब कर लेते हैं, एड्सॉर्ब कर लेते हैं किनको, आयंस को वाटर में से, आयंस को वाटर में से। ऐसे लिख लिया करो सर, कभी कभी याद रहता है, ऐसा मजा आता है थोड़ा। एड्सॉर्ब कर लेता है किसको, आयंस को वाटर में से। काय में से सर, वाटर में से। मैंने कहा कोई दिक्कत की बात नहीं है, डन। चलिए हो गया, हो जाए तो बता दीजिएगा। डीआयनाइजेशन ऑफ, डीआयनाइज ऑफ वाटर, डीआयनाइजेशन ऑफ वाटर। बढ़े आगे, आगे बढ़े, जल्दी बताओ। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, फ्रोथ फ्लोटेशन। वैसे बेटा मैं बताऊं ना, इसको मैं यहां पर इतने अच्छे से नहीं बताऊंगा, थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत मैं आपको, बस उससे ज्यादा नहीं। और तगड़े तरीके से इसको मैं बताऊंगा नेक्स्ट चैप्टर में, जो आने वाला है मेरा जनरल प्रिंसिपल। वहां पर तो यही पढ़ना है भाई साहब, वहां तो यही पढ़ना है, कुछ भी नहीं हो सकता। जनरल प्रिंसिपल देखेंगे अपन, क्या देखेंगे, जनरल प्रिंसिपल देखेंगे। मैंने कहा ओके ठीक है, जनरल प्रिंसिपल ऑफ आइसोलेशन ऑफ मेटल्स, ये सब होता है, तो वहां पर देखेंगे अपन। मेटलर्जी कहते हैं इनडायरेक्टली इसको, छोड़िए ना वो वर्ड। मेटलर्जी की बात करने वाले हैं, किसकी बात करने वाले हैं, मेटलर्जी की। ठीक है सर, अभी समझ लेते हैं पहले। अरे भाई ये तो आ गया वापस, ठीक है। व्हाट इज द रोल ऑफ adsorption in froth flotation process used especially for concentration of sulfide ore? आप लोग जानते हो फ्रोथ फ्लोटेशन में होता क्या है, दो चीजें होती है। हम इसका सॉल्यूशन तैयार करते हैं, फिर उसके अंदर लाते हैं झाग, फ्रोथ। तो हम पता है ऑयल वगैरह भी यूज करते हैं, जो पूरा सिस्टम तैयार करता है। फिर फ्रोथ को स्टेबलाइज करने के लिए हम फ्रोथ स्टेबलाइजर भी यूज करते हैं। फंडा कुछ नहीं है, हम क्या है, वेटिंग प्रॉपर्टी पे काम करते हैं। हमें क्या करना है, सल्फाइड और को गैंग से अलग करना है। गैंग क्या होती है सर, मारा पिट्टी वाली नहीं, गैंग यहाँ पर इंप्योरिटीज होती है। गैंग क्या होता है, पानी में डिसॉल्व हो जाएगा, वेट हो जाएगा, नीचे बढ़ जाएगा। लेकिन सल्फाइड और को हम क्या करते हैं कि उसको, उसकी वेटिंग प्रॉपर्टी के चलते हम उसको क्या करते हैं कि पानी में नहीं भीगने देते हैं। वो ऑयल वॉयल या झाग के साथ वो जो रहता है ना कि उसमें वेट हो जाए और फिर वो ऊपर से अलग हो जाए, सल्फाइड और हमें अलग मिल जाएगा और ये अलग हो जाएगा। मतलब वो एब्जॉर्ब होगा पाइन ऑयल या फिर फ्रोथ जो स्टेबलाइजर होता है उनको लेके। तो वहां से अपन इस पे बात करने वाले हैं, तो टेंशन नहीं लेना है, ज्यादा इसके अंदर नहीं जाऊंगा डिटेल में। क्यों नहीं जाऊंगा डिटेल में, रीजन है क्योंकि जनरल प्रिंसिपल पे मेरे को बात करनी ही है, जनरल प्रिंसिपल पे मेरे को इस टॉपिक पे बात करनी ही है। तो मैं चाहता हूं अभी अपन इस पे ज्यादा अंदर नहीं जाएंगे, बस अपन इसको स्टार्ट करेंगे। देखो करें तो चालू करें, चलो सर एक बार देख लेते हैं। बस मैं चाहता हूं इसको आज थोड़ा सा दिमाग में रखेंगे, ज्यादा नहीं अभी, ठीक है। चलो, दिस मेथड इज यूज फॉर रिमूविंग गैंग फ्रॉम सल्फाइड ओर। मैंने यही कहा, गैंग मतलब क्या होता है, हमारे इंप्योरिटीज जो पानी में वेट हो जाएंगी, पानी में डिसॉल्व हो जाएंगी, पानी में चली जाएंगी। देखिए पहले हम क्या करेंगे, इसका सस्पेंशन पाउडर बनाएंगे, क्रश कर लेंगे इसको। ये थोड़ी के सीधे डिल्ला उठाया डाल दिया भैया, है ना, पहले तोड़ लो। हाँ, इन दिस अ सस्पेंशन ऑफ पाउडर ओर इज मेड विथ वाटर, पानी के साथ मिलाएंगे, ठीक है। टू विच बोथ द कलेक्टर्स एंड फ्रोथ स्टेबलाइजर आर एडेड। देख रहे हो, दो चीजें होती हैं यहां पे, एक होता है कलेक्टर और एक होता है फ्रोथ स्टेबलाइजर।
देखो कलेक्टर का मतलब जो झाग तैयार करेगा वहां पे, और सल्फाइड ओर को लेके आएगा, एब्जॉर्ब करके लेके आएगा, और वो झाग को स्टेबलाइज करने के लिए भी हमें यहां पर चीजें चाहिए रहती है। अब कलेक्टर्स क्या होते हैं वो सुनो, सबसे इंपॉर्टेंट होता है पाइन ऑयल, ये हमने पढ़ा है जनरल प्रिंसिपल में। कलेक्टर्स फॉर एग्जाम्पल, मिल गया, ये देखिए पाइन ऑयल, फैटी एसिड्स और ज़ेंथेट्स जो पानी में ना मिले बस, वो होते हैं एक तरीके से, ठीक है। फिर इनहेंस नॉन वेटेबिलिटी ऑफ द मिनरल पार्टिकल्स एंड फ्रोथ स्टेबलाइजर। भैया जो इनहेंस, भैया क्योंकि क्या है सल्फाइड और को वेट नहीं होने देना है, तो उसको भी हम इनहेंस करने के लिए और बेसिकली फ्रोथ को स्टेबलाइज करने के लिए भी हम वहां पर यूज करते हैं क्रिजोल्स, एनिलीन स्टेबलाइजेस द फ्रोथ। और फिर क्या होता है, वो झाग सल्फाइड और को ऊपर लेके आता जाता है, ऊपर लेके आ जाता है और साइड निकाल लेते हैं, और पूरे गैंग पार्टिकल पानी में भीग के कहां बैठ जाते हैं, नीचे, और प्रेसिपिटेट बना के अलग हो जाते हैं। तो ये सिंपल सा मेथड चलता है भैया हमारा इसमें, सिंपल सा मेथड चलता है हमारा इसमें, सिंपल सा मेथड। चलो भाई देख लो एक बार, सिंपल सा मेथड चलता है इसके अंदर हमारा। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं अगर सिंपल सा मेथड चल रहा है तो देख लो एक बार। आगे बढ़े बिंदास, कोई दिक्कत तो नहीं है, जल्दी नोट डाउन करेंगे एक बार इसको, जल्दी नोट डाउन करेंगे इसको एक बार, कोई भी दिक्कत हो तो बताइए। चलिए डन, आगे बढ़ू। चलिए सर आई थिंक ये लास्ट है, क्वेश्चन नंबर 81, हाँ ये लास्ट है। अब ये क्या कह रहा है बताइए जरा। सर ये जो लेके आया है ना बहुत तगड़ी चीज लेके आया है। क्या लेके आया, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेफ सिलेक्टिव कैटेलाइसिस, सेफ सिलेक्टिव कैटेलाइसिस। सर ये सुना होगा ना आपने कभी, तो सुना है कि नहीं सुना है, नहीं सुना है क्या? सेफ सिलेक्टिव कैटेलाइसिस सुना है कि नहीं सुना है, ये बताओ पहले तो, बात खत्म। सुना है तो बताइए, नहीं सुना है तो मत बताइए, ठीक है। सर सुना है हमने, देखो क्या सुना है, अब सुनो मेरी बात। सेफ सिलेक्टिव कैटेलाइसिस में क्या होता है वो थोड़ा बता देते हैं अपन आपको। सर क्या होता है, यूं तो कैटेलिस्ट सिलेक्टिव इन नेचर ही होता है, लेकिन आप पता है क्या होता है, ऐसी कैटेलिटिक रिएक्शन, ऐसी कैटेलिटिक रिएक्शन, भैया ऐसी कैटेलिटिक रिएक्शन जो डिपेंड करती है कैटेलिस्ट के शेप पे, किस पे, कैटेलिस्ट के शेप पे, और भैया और साइज ऑफ द रिएक्टेंट। नहीं, हाँ पोर साइज ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, भाई इन पे डिपेंड करती है, इन पे डिपेंड करती है। मैंने कहा अच्छी बात है भाई, इन पे डिपेंड करती है भैया। मतलब सर अब तो बात आ रही है शेप पे भी, मतलब वो कहता है ना अगर उसको पसंद नहीं आया तो वो नहीं करेगा, भैया वही वाली बात है। देखो अब मैं कैटेलिस्ट आपके सामने बना रहा हूं, आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये देखो, ये देखा। अब यहां रिएक्टेंट देखो, पहला रिएक्टेंट, दूसरा रिएक्टेंट, तीसरा रिएक्टेंट, चौथा रिएक्टेंट। अब भैया ये कैटलिस्ट है, तो जैसे ही कैटलिस्ट से ये मिलने आया तो कैटलिस्ट ने बोला नहीं भैया नहीं, आपका शेप मेरे से अलग है, हम नहीं खेल पाएंगे। ये आया मिलने से कहा नहीं भैया आप भी नहीं, ये आया नहीं आप भी नहीं, ये आप इससे रिएक्शन करवा सकते हो क्योंकि ये इसके पोर साइज में फिट बैठ सकता है। कौन, ये वाला रिएक्टेंट। तो अब ऐसी कैटेलिटिक रिएक्शन है जो कह रहा है भैया मेरे शेप का
और आपके पोर साइज या आपका शेप अगर मैच करेगा तो ही अपन रिएक्शन करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो भाई देख रहा हो भाई, इंटरेस्टिंग बात, और ही ज्यादा तकलीफ में हो गए। बिल्कुल सर, और इसमें बेस्ट एग्जांपल आता है सर जियोलाइट्स। जियोलाइट्स आर सेफ सिलेक्टिव कैटालाइसिस। इनका होता क्या, ये होते माइक्रोपोरस। देखो बहुत सारे पोर्स होते हैं। माइक्रोपोरस एल्यूमिना सिलिकेट्स, एल्यूमिना सिलिकेट्स ये होते हैं आपके जियोलाइट्स। पता है, मैं आपको बताऊंगा, वैसे तो अभी बोर्ड्स में ये वाला चैप्टर हटा है, नहीं तो भैया मैं आपको बताऊं, एक क्वेश्चन कंफर्म था, या तो व्हाट इज सेफ सिलेक्टिव कैटालाइसिस या व्हाट इज जियोलाइट। जियोलाइट के भी 4 लाइन लिखता मैं यहां पे कि बेटा पेपर में बस ये लिख देना, अगर आपको 2 नंबर वो हंस के ना दे देना तो बात वाली बात, ठीक है। तो जियोलाइट्स आर माइक्रोपोरस एल्यूमिना सिलिकेट्स, सेफ सिलेक्टिव कैटालाइसिस होते हैं ये, सेफ सिलेक्टिव कैटलिस्ट होते हैं ये, बिल्कुल शानदार वाले। कैसे वाले भाई? शानदार वाले, एकदम कतई जहर वाले, कोई दिक्कत की बात कहीं से कहीं तक नहीं आती। मैंने कहा ठीक है सर मैंने कहा ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया जा रहे हैं। अच्छा, इनमें भी बहुत सारे होते हैं जियोलाइट, हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ZSM-5, ये एक होता है। अभी मैं इसका एग्जांपल दिखाऊंगा, क्योंकि अपन को एग्जांपल तो पता होना चाहिए ना। देखो जियोलाइट्स क्यों होते हैं सेफ सिलेक्टिव कैटलिस्ट, ये भी क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि वो माइक्रोपोरस एल्यूमिना सिलिकेट्स होते हैं, उनका शेप जो होता है हनीकॉम्ब शेप होता है। कैसा शेप होता है? हनीकॉम्ब शेप होता है। मजेदार, लाजवाब। पढ़वाता हूं मैं आपको, लो पढ़वाता हूं भैया, पढ़वाता हूं, टेंशन ना लो, डरो मत। द कैटालिटिक रिएक्शन that depends upon the pore structure of catalyst and the size of reactant and product molecule is called safe selective catalysis. Zeolites are good safe selective catalyst because of their honeycomb structure. इसीलिए वो बहुत अच्छा safe selective catalyst होता है due to honeycomb structure. The zeolites are माइक्रोपोरस एल्यूमिना सिलिकेट्स। क्या होता है वो? माइक्रोपोरस एल्यूमिना सिलिकेट। बात समझ रहे हैं? माइक्रोपोरस एल्यूमिना सिलिकेट विथ 3 डायमेंशनल सिलिकेट्स in which some silicon atoms are replaced by aluminium atom giving this type का framework। ये देखो, एल्यूमिनियम आके कुछ जगह से उसको रिप्लेस करके उस जगह को ऑक्यूपाई कर लेता है और इस तरीके का फ्रेमवर्क आपको देखने को मिलता है। जल्दी बताओ, कोई तकलीफ? जल्दी जल्दी जल्दी, जल्दी। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? बताओ जल्दी। मेरे हिसाब से प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, मतलब बढ़िया चल रहा है, लाजवाब चल रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जल्दी बोलिए, क्लियर हो तो आगे बढ़े। डन? हाँ देखो, the reaction takes place, zeolite depends upon the size and the shape of the reactant and product molecule as well as upon the pores and cavity of the zeolites। ठीक है, ये बेसिकली पता है पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज में यूज होता है। कहां पर? पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज में, क्रैकिंग वगैरह, तोड़ने फोड़ने के काम में या आइसोमेराइजेशन के काम में, इन सब में यूज होता है। हमने कहा ठीक है सर। Zeolites are being widely used as catalyst in petrochemical industries for cracking of hydrocarbons and isomerization. मैंने कहा ठीक है। The zeolite ZSM-5 converts alcohol to gasoline। मैंने कहा था ना, अपन को एक एग्जांपल बताऊंगा मैं, alcohol to gasoline by dehydrating them to give mixture of hydrocarbons। मैंने कहा इतना पॉइंट आपको नहीं पता होना चाहिए, लेकिन मैं हमेशा आपको ज्यादा चीजें देता हूं कि आपको दिक्कत कहीं से कहीं तक ना हो। नहीं तो बोलो अरे सर उसने वो लाइन पढ़ाई थी आपने नहीं पढ़ाई, गर्दन पकड़ के एकदम कॉलर वॉलर फाड़ फोड़ दो, वैसा नहीं। इसलिए सारी चीजें आपको, ठीक है। ये था भैया लास्ट क्वेश्चन
ये था भैया लास्ट क्वेश्चन लॉन्ग आंसर का। लास्ट क्वेश्चन लॉन्ग आंसर का, बिल्कुल A1 तरीके से देख लो, A1 तरीके से देख लो। लास्ट क्वेश्चन A1 तरीके से, कोई प्रॉब्लम की बात कहीं से कहीं तक नहीं आई। मैंने कहा ठीक है सर, मैं आपको बोल ही रहा था डरने वाली कोई बात नहीं है। चलो आगे बढ़े, करें वीडियो खत्म करें? बिल्कुल सर, चलो कंक्लूड करते हैं वीडियो को। जी हां, तो सर ये लीजिए टाइप 6 यहां पर एंड होता है। टाइप 6 यहां पर एंड होता है, कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए आपको। पूरी क्लियरिटी के साथ अपन ने ये चीज आपकी यहां पर खत्म कर दी है। क्या कर दी है? कर दी है। मैंने कहा डन, फिर कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। डन, फिर कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। मैंने कहा एक नंबर। कैसा सर? एक नंबर, एक नंबर, बिल्कुल सर, कर दिए पूरी, एक नंबर खत्म कर दिए सर। कोई भी दिक्कत आए तो आप मुझे बताइए, अपन दूर कर देंगे इसको फटाफट तेजी में, ठीक है। सबसे पहले जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ भैया चैनल सब्सक्राइब करने, जल्दी जल्दी जल्दी। पता है क्यों आप लोग चिल्लाते हो ना, फिर सर 11 नहीं मिल रहा, सर 12th नहीं मिल रहा, सर ये नहीं मिल रहा, सर वो नहीं मिल रहा। तो भाई ये सब मिल जाएगा आपको, बस एक बार तेजी में आ जाओ फटाफट। एक बार तेजी में आ जाओ फटाफट, अपन वो चीजें सारी क्लियर कर देंगे बिंदास और शानदार तरीके से। मैंने कहा ठीक है। और कम्युनिटी पोस्ट को फोकस करिए, आपको सारी हर इंफॉर्मेशन मिलती जाएगी। एक बार लाइक और शेयर तो बनता है, फिर ये तो प्रायोरिटी है भाई, लाइक और शेयर तो बनता है, नहीं तो फिर तो आप जानते हो गुस्सा बेकार है ना। लाइक शेयर तो बनता है बिंदास तरीके से। साथ ही साथ ई नोट्स, ई बुक्स ये भी अवेलेबल है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। बढ़िया और शानदार तरीके से मिलेगी, कोई दिक्कत की बात कहीं से कहीं तक नहीं आने वाली। 100% फ्री वॉच, 100% फ्री। सिंपल सी बात है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिली है, क्लिक करिए, लो नोट्स उठा लीजिए, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है सर। पूरे यूट्यूब के अंदर सिर्फ एक ही चैनल जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स, जो आपको हर चीज प्रोवाइड करता है फ्री में, फ्री क्वालिटी एजुकेशन देता है एक तरफा तरीके से। मैंने कहा डन, मैंने कहा डन। मैग्नेट ब्रेन्स के 2 चैनल है, इंग्लिश मीडियम और एक हिंदी मीडियम। अगर इंग्लिश मीडियम की बात करें तो सीबीएसई और दिल्ली बोर्ड, बाकी हिंदी मीडियम की बात करें तो सीबीएसई दिल्ली बोर्ड के साथ बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड और राजस्थान बोर्ड, ये भी प्रोवाइड किए जाते हैं। सब कुछ अवेलेबल है। इतना ही नहीं है, वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश। भाई पिछले साल वाले जानते हैं 12th के क्रैश कोर्स की दम, और जो अभी 12th में वो 11th में था तो उनने भी देखा था, तूफान मच गया था। आएगा, वेट करो, कहते हैं ना जब आएगा तो एकदम धूम धड़ाके से, शानदार तरीके से। अगर आप चाहें तो सारे लेक्चर्स को मैग्नेट ब्रेन्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी देख सकते हैं, एट फ्री मिलेंगे, सब कुछ प्लेलिस्ट के फॉर्म में जमे हुए हैं। लेकिन वाईटी पे भी सब कुछ अवेलेबल है, बस थोड़ा डिस्ट्रैक्शन का ध्यान रखिएगा और कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो फाइनली आज सरफेस केमिस्ट्री यहीं पर खत्म होता है, टाइप 6 खत्म हो गया है। बढ़िया बताइएगा चैप्टर कैसा रखा, कैसा लगा, मैं कमेंट सेक्शन में चेक करूंगा। और कल मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, एक नए चैप्टर के साथ। बिल्कुल बढ़िया, टेक केयर।